लास्ट टाइम पे अपन ने पैकिंग फ्रैक्शन किया था, है ना, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में और एफसीसी में। तो प्रोसेस सबको क्लियर हो गया था, समझ आ गया था कैसे हमने निकाला है यस वॉल्यूम। मैम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसे करके हमने निकाला। और सब में किसी में हमने फेस डायगोनल को यूज़ किया था, किसी में हमने बॉडी डायगोनल को यूज़ किया था और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की थी। ठीक है, तो अगर रेगुलर क्वेश्चन आता है, रेगुलर का मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सारे एटम्स आइडेंटिकल है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपको कोई चेंज करके देते हैं, चेंज करके मान लो जैसे ये है बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में मान लो उन्होंने बोल दिया कि सेंटर पे दूसरा एटम है और यहाँ पे ए कोई एटम्स हैं, कॉर्नर पे अलग है और सेंटर पे दूसरे हैं, और कॉर्नर वाले की रेडियस अलग है और सेंटर वाले की रेडियस अलग है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है दोनों का। क्योंकि ऊपर की तरफ हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकालते समय क्या रखा था, ऊपर हमने रखा था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है, और नीचे हमने रखा था टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में उसमें चेंज हो जाता है। जब सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं तब तो हम सिंपल केस लगा देते हैं और उसका अगर आपको रिजल्ट भी याद है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन कभी कभी एटम्स को चेंज करके और उनकी रेडियस वगैरह के बीच में रिलेशन बता करके आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाता है। उसका एक दो क्वेश्चन भी आज मैं करवा दूँगी। ठीक है, तो आज जो आपको करवाने वाले हैं उसमें आज के पार्ट का जो रिटन है, जो आजकल मैं स्लाइड बना के आपको भेज देती हूँ ना, वो आज मैं कर नहीं पाई हूँ। तो जो समझने वाली चीज़ें हैं वो कर लेते हैं अपन, रिटन वाला तो भेज दूँगी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी थी हमने एक बार, है ना, आज फिर से उसकी बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली होता क्या है, एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर एटम तो इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एटम से कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज आपका इस तरीके से कुछ एटम्स अरेंज है, मतलब इस तरीके का है कि जस्ट अबव इस तरीके से रखे हुए एटम्स। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको, क्लियर है आवाज़? यस मैम। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं 2D में, सपोज 2 डायमेंशन में देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम देख रहे हैं उसके ऊपर भी कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है। अगर हम 2D में देखते हैं तो अलग आएगा, 3D में देखते हैं तो अलग आएगा। मान लो इसको हम 2D में देख रहे हैं तो 2D में इस तरीके का आप विजुलाइज करोगे, 2 डायरेक्शन। 2D में जब आप देखोगे, अगर इस एटम को मान लो हमने मान लिया इसको देखना, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि लैटिस में अगर आप किसी भी एक का कैलकुलेट कर लेते हो ना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन एटम इज सेम एज ऑल एटम्स। जितने एटम्स होंगे अगर किसी भी एक का कैलकुलेट कर लेते हो आप तो सबका वही आता है। ठीक, अब देखो जैसे इसको अगर देखो आप इसको 2D में, तो ये डायरेक्टली कितने से अटैच आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, यहाँ पे तो वॉइड आ गया, देख पा रहे हो, एक ये वाला, 4 दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, अब इनको अगर आप ज्वाइन करो इनके सेंटर्स को तो आप देख पा रहे हो ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर
स्क्वायर पैकिंग इन 2D। और अगर इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, 2D में देख रहे हैं, तो 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर इसके साथ कितने अटैच हो गए? 4 अटैच हो गए एटम्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे राइज होता है, क्वेश्चन मतलब ऐसे दिमाग में आता है कि अगर हम इस कॉर्नर वाले को देखेंगे तो कॉर्नर वाले से एक ये अटैच है और एक ये अटैच है ना। अगर हम मान लो यहाँ नीचे वाले को, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये अटैच है, ये अटैच है और ये अटैच है। ठीक है। तो जो पूरे लैटिस को देखने का सिस्टम होता है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लैटिस ख़त्म हो गया, बहुत सारी लेयर्स है ना। तो अप्रॉक्स में या कॉर्नर वाले को कंसीडर ना करते हुए अगर हम पूरे लैटिस को देखेंगे तो पूरे लैटिस पे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आएगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ये वाली लेयर में तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, यहाँ पे इससे 1 2 3 से ही अटैच है तो यहाँ पे 3 हो गया। नहीं, पूरा लैटिस इस तरीके का बना होगा कि इसमें 2D में अगर देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन से कंफ्यूज नहीं। क्लियर? यस मैम। अब देखो, जैसे मान लो 2D में ऐसे हो, एटम्स कुछ ऐसे लगे हुए हैं कि 2 के बीच में, नीचे वाली लेयर में 2 के बीच में, इक्वली बनाने हैं ना। मेरे से कुछ गड़बड़ बन जा रहा है ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी सेंटर एटम को, तो सेंटर एटम कैसे अटैच होगा? अगर इसको देख लें, इसको आप देख रहे हो तो किससे किससे अटैच है? इससे, इससे, इतने सारे से अटैच है, देख पा रहे? अब अगर इसको ज्वाइन करो तो कौन सा शेप बन रहा है? हेक्सागन बन रहा है क्या? क्लियर हो रही बात? और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कितने एटम्स अटैच है इससे 2D में? कितने एटम्स अटैच है? मेरी आवाज़ जा रही है क्या आप लोग के पास? 6। तो अभी कोई बोल क्यों नहीं रहा था? मैं पूछ रही थी आप लोग से। 6 हो गए आपके? 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है। अब ये बात तो थी 2D की। अब एक जो होता है ना 1D में भी करते हैं। 1D में ऐसे एक केवल लेंथ लेते हैं ऐसे। बेसिकली क्रिस्टल होता तो क्या है? क्रिस्टल 3D होता है, लेकिन उसका 1D 2D ऐसे भी देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर देख लो तो यहाँ पे कितने एटम से अटैच है? कोई किसी भी एक को उठा लो, अगर बीच में को किसी को, सपोज इसको ले लिया, तो ये कितने से अटैच है? 2 से ही तो अटैच है। अगर आप केवल एक डायरेक्शन में ऐसे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, अगर ऐसा सिस्टम है तो? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इन 1D। क्लियर है बात इतनी? यस मैम। अब आ जाते हैं हम लोग 3D पे।
3D की जब बात करते हैं हम लोग, 3D में अगर हम पैकिंग देखते हैं तो लेयर्स कुछ इस तरीके से, ये तो एक के ऊपर एक है, मान लो ये आपके एक लेयर है, ठीक है। अब 3D की बात कर रहे हो तो हर डायरेक्शन में देखोगे ना, तो एक लेयर इसके ऊपर भी होगी। अगर हम बात करें सपोज इस एटम की, किसी भी एक को ले लेते हैं, इसको ले लिया हमने सपोज, ठीक है। इसके लिए हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए। तो अगर इस लेयर में देखो तो इस लेयर में आपके 4 से अटैच आई, और हम 3D की बात कर रहे हैं तो एक इसके ऊपर होगी लेयर और एक इसके नीचे होगी, ठीक है। जैसे मान लो आप 3 बॉल्स को अटैच कर रहे हो कुछ इस तरीके से कि एक बॉल, मेरा हाथ दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस एक बॉल मिडिल में है, ठीक है। उसकी ऐसे बॉल की लेयर लगी हुई है, ये जो लेयर मैंने दिखाई आपको ऐसे बॉल है, और उसके अगल बगल में इस तरीके से लेयर्स हैं, 4 5 6 जो भी लेयर मैंने दिखाई ऐसे बॉल का अरेंजमेंट है, ठीक है। और एक इसके ऊपर हो गई बॉल, यहाँ पे एक लेयर है, और एक इसके नीचे उसकी लेयर है। तो ऊपर नीचे वाले की अगर हम बात करें तो ऊपर नीचे वाले में केवल जो जस्ट टच करेगा उस एटम से जस्ट ऊपर होगा, ऊपर के बगल वाला नहीं, वो जस्ट जो ऊपर होगा वही तो डायरेक्टली टच करेगा, बाकी तो करेंगे नहीं। ये जो जिसको हमने सेंटर माना है, जिसके लिए हम देख रहे हैं, इसकी एबव लेयर में केवल एक ही एटम तो ऐसा होगा जो ऊपर से टच करेगा, और एक बिलो लेयर में टच करेगा डायरेक्टली, 1 एटम या 1 स्फीयर, जिसको हम लोग स्फेरिकल माना। ये बात क्लियर हुई या नहीं? पहले ये बताओ। यस, ठीक है। इसको सोचना कैसे, इसको बस सोचना ये है कि बॉल की हमने 3 लेयर्स बना दी हैं, एक लेयर ये है, एक ऊपर वाली, एक नीचे उसके बना दिया हमने, और किसी भी एक को, बीच वाली लेयर की किसी भी एक एटम को हम देख रहे हैं, किसी भी बॉल को देख रहे हैं, तो वो आपका अपनी लेयर में तो 4 से अटैच होगा डायरेक्टली, और उसके जस्ट ऊपर जो एक बॉल होगी उससे, और उसके जस्ट नीचे जो एक बॉल होगी उससे। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो 4 तो यहाँ पे हो गया इस लेयर में, और एक एक एबव और बिलो हो गया। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6। क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं वही वाला, सॉलिड स्टेट थोड़ा सा विजुलाइज करके पढ़ने वाला चैप्टर है, और इसमें मैंने बहुत सारे वो भी देखते हैं हम लोग, वीडियोस भी जो होते हैं ना, वो वीडियोस क्या होते हैं कि अगर आप डाउनलोड भी कर लो तो वो पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो क्या बोलते हैं उनको, GIF जो होते हैं आपके, इस तरीके की लेयर है, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो आप ये देख पा रहे हो कि 6 तो इसी लेयर में हो जाएंगे, 6 स्फीयर्स तो इसी लेयर में इससे अटैच है। और ऊपर नीचे इसके जस्ट ऊपर एक होगा और एक बिलो होगा। और जस्ट बिलो भी एक होगा। तो टोटल कितने हो गए?
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका? हेक्सागोनल 3D में कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। क्लियर है? यस मैम। अब देखो, अब हम लोग जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली जो हमारा सिलेबस में है ना, वो क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और एक और हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, हेक्सागोनल पैकिंग। उसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, और क्योंकि उसमें एक 120 का एंगल होता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी जितने हम लोगों ने 14 टाइप्स के टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ये सब पढ़े थे, वो हमारे सिलेबस में उस तरीके से नहीं है कि उनको एलेबरेट करके क्वेश्चंस पूछे जाए। अगर हम क्यूबिक लैटिस सिस्टम की बात करें, तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस तो आपको पता ही है। कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें? 8 हो गए। फेसेस कितने होते हैं? 6। फिर उसके बाद एज कितने होंगे? 12 हो गए। ये सबको क्लियर है? कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो बता देना भाई, इसमें हम आपको डायग्राम बना के दिखा देंगे। एज लेंथ भी इतनी हो जाएगी। अगर साइड आपका उस क्यूबिक यूनिट सेल का साइड अगर ए है, तो वॉल्यूम आपको पता है ए क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फेस डायगोनल की, तो फेस डायगोनल कितने होते हैं? फेसेस 6 होते हैं, तो फेस डायगोनल कितने हो गए? 6। फेस डायगोनल 6 होते हैं। ये वाला मान लो एक फेस है, तो इसमें 2 हो गए ना, एक फेस में। फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं। 12 हो गए ना। और दूसरा एक टर्म क्या आता है आपका? और अगर फेस डायगोनल की लेंथ हम लोग देखें, तो वो आती है √2a। और अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें, तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं इसमें क्यूब में? क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4। और उसमें रिलेशन क्या होता है बॉडी डायगोनल की? अगर हम लेंथ देखें, तो वो होता है √3। ठीक है। ये मैथ्स वाले जितने स्टूडेंट हैं, मतलब मीत को छोड़ के बाकी सबको तो पता ही होगा, आना चाहिए। ठीक है। मीत आपके लिए ये डेटा मैंने पूरा लिख दिया है, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और मैथ्स वालों को भी जिनको नहीं आता, उनको भी पता लग जाए। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ स्पेशल बातें करते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि एनसीईआरटी से ये चैप्टर अभी पढ़ के देखा है ईमानदारी से या नहीं देखा? अब शुरू तो कर दिया है। क्योंकि कई बार इसमें 3D का विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता अच्छे तरीके से बच्चों को या किसी को भी, तो चैप्टर की लाइन्स ही नहीं समझ आती हैं इस चैप्टर की। और जो क्यूब वगैरह को विजुलाइज अच्छे तरीके से कर लेता है, एक क्यूब को नहीं करना है बेसिकली, उसके साथ अगर हम उसके 6 फेसेस पे कोई एक क्यूब है, और उसके 6 फेसेस पे अगर हम लोग 6 क्यूब्स रख देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको विजुलाइज उस तरीके से सोचते हैं क्वेश्चंस को, तो हम लोग आसानी से कर पाते हैं। और अगर नहीं कर पाते हैं, तब फिर दिक्कत आती है। अब देखो, जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, एफसीसी है। एफसीसी में कहाँ पे एटम्स होंगे? फेस सेंटर्ड में, कॉर्नर और फेसेस पे। कॉर्नर और फेसेस पे होंगे। ठीक है।
कॉर्नर्स पे होगा, और फेसेस पे भी होंगे, फेस के सेंटर्स पे भी होंगे। एक मान लो यहाँ है, तो ऐसे सारे फेसेस के सेंटर्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, चेक करना है कि एफसीसी में क्या आता है कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। अगर सपोज ये वाला फेस हमने लिया है, नाम लिख देते हैं ABCD। ABCD में जो फेस का सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो एटम है उसकी हम बात करें। ठीक है, इसको नाम दे दो X की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए। ठीक, तो अगर इसको आप देखो ध्यान से, तो ये जिस फेस पे है, ये अपने फेस के इनसे तो अटैच होगा ही होगा, कॉर्नर से वाले एटम से। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। तो अगर हम बोले कि X जिस फेस पे है ABCD में, तो अगर इस सेम फेस पे बोलो तो ये 4 एटम से अटैच होगा। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये इधर वाले से भी अटैच होगा क्या, सेंटर से? इसकी बात करें अगर, तो ये एक इधर इस सेंटर से, एक इधर जो बाहर की तरफ फेस होगा उससे, और एक आपका हो जाएगा ऊपर से, एक लेफ्ट से, ये बात क्लियर हुई या नहीं? मैम ये थोड़ा सा नहीं समझ आया। ये समझ नहीं आया? अच्छा देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास क्यूब है, तो पर क्यूब से भी इसको दिखाना और समझाना। ये क्यूब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, यस Yes, ma'am. अब ये देखो, ये वाले एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बीच में जो होल दिख रहा है जहाँ से खाली है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये 4 तो यही हो गए जिनसे अटैच होगा इसी पे, जो बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो एटम होगा वो इससे भी अटैच होगा, इसके सेंटर से, एबव से, इधर अपने लेफ्ट वाले से, और इधर अपने राइट वाले से, और नीचे वाले से। और ये जो सामने पड़ेगा ना, इसके जो अपोजिट फेस बिल्कुल पड़ेगा, उससे अटैच नहीं होगा, वो डिस्टेंस पर। ठीक है, उसका जो सेंटर होगा वो डिस्टेंस पे आ जाएगा, इनकी डिस्टेंस पास होगी, तो ये इससे तो अटैच होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो इस वाले से ये एक एबव और बिलो वाले के सेंटर से, और एक अपने लेफ्ट और राइट से। अब क्लियर हुई बात कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. 4 इससे अटैच होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 4 तो ये हो गए। इसमें कौन कौन से हुए? एक हो गया लेफ्ट, उसके लेफ्ट में, एक हो गया उसके राइट में, और एक हो गया एबव वाले फेस के सेंटर, और एक हो गया आपका बिलो। तो 4 ये आ गए थे, 4 ये आ गए। अब देखो, अब क्योंकि यूनिट सेल, ये तो यूनिट सेल की बात हो रही है, तो यूनिट सेल एडजेसेंट वाले से भी तो अटैच होगी। यहाँ पे भी तो एक क्यूब होगा इसके इधर पे तरफ। ठीक है, जिसमें ये वाला जो फेस सेंटर है ये कंट्रीब्यूट करता है ना 2 में। तो यहाँ पे भी अगर बात करो तो जस्ट अपोजिट वाले पे नहीं इसका अटैचमेंट होगा, लेकिन जो इधर इधर होंगे, लेफ्ट होगा, राइट होगा, एबव होगा, बिलो होगा, वहाँ पे भी 4 से अटैच हो गई है। तो अगर हम देखें तो एडजेसेंट वाले के
भी 4 से अटैच होगा, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो कितना आ जाएगा, ये किसकी बात करिए, एफसीसी की बात हो रही है। 3D में देख रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस में देख रहे हैं, जो ओरिजिनली होता है। 2D कुछ होता नहीं है, 1D कुछ होता नहीं है, पर अगर 1D 2D में पूछा जाता है तो हमें निकालना पड़ता है, बताना पड़ता है। 3D होता है एग्जैक्टली। तो एफसीसी की अगर बात करो तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12, जिसमें से 4 तो उसके फेस में थे, 4 एक तरफ हो जाएंगे और 4 एडजेसेंट वाली यूनिट सेल पे। ओके है? Yes, Yes, sir. एक्चुअली जैसे इंजीनियरिंग में भी होता है ना कि बोलते हैं मैकेनिकल ब्रांच वगैरह जो होती है उसको पहले के ज़माने में, अभी तो सभी सब कुछ लेते हैं, पहले के ज़माने में ऐसे बोलते थे लड़कियों का माइंड मैकेनिक्स की तरफ अच्छा नहीं चलता है, लड़कों की फ़िज़िक्स ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए इस तरीके का जो ब्रांच है वो किसको लेना चाहिए, बॉयज़ को लेना चाहिए, है ना। अभी तो लड़कियां हर फील्ड में लेती हैं ना, लड़कियों का भी ब्रेन चलता है। और ये तो एक छोटी सी क्यूब की बात है, तो आप समझ ही जाएंगे। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज करता है इन बीसीसी लैटिस, बॉडी सेंटर्ड लैटिस है, विद यूनिट सेल एज लेंथ दिया हुआ है इसका 4.29 एंगस्ट्रॉम, रेडियस पूछ रहे हैं, बता लेंगे। इजी क्वेश्चन है, मुझे तो इजी लग रहा है। ये इन्होंने दिया है 2015 में। एफसीसी है, सॉरी बीसीसी है। हाँ मैम, हो जाएगा। तो बीसीसी में आपको ये वाला रिलेशन पता है, √3a = 4r। ए आपका एज लेंथ था और आर था रेडियस ऑफ एटम, यही तो बात थी। यस मैम। yes, ma'am. तो अब इसको लगा करके अपना निकल आएगा आंसर। आपको ए दिया हुआ है, तो इसमें तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। अब इसको अगर आप करोगे तो ये 1 से थोड़ा सा आपका ज़्यादा आएगा, और ये होता है आपका 1.732, ठीक है। और ये मोर देन 1 आएगा, और ऑप्शंस इसमें कुछ इस तरीके से दिए हैं, 5.72 एंगस्ट्रॉम, 0.93 एंगस्ट्रॉम, 1.86 एंगस्ट्रॉम और 3.22 एंगस्ट्रॉम। तो क्या होगा? बी। ये सी होगा ना। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी ना, तो अप्रॉक्सी मेरे ख्याल से सी अप्रॉक्सी आएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. कुछ था ही नहीं। अब देखो, अब फिर वही क्वेश्चन है, कोई मेटल क्रिस्टलाइज होता है और ये बनाता है एफसीसी। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए दिया हुआ है एज लेंथ, और आपको बोल रहे हैं द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 atoms in metal crystal will be।
एफसीसी की बात हो रही है, अभी अभी हमने बात करी भी थी। क्वेश्चन समझ आया? एफसीसी है, तो यहाँ पे मान लो ये एक है, ऊपर वाले फेस का ले लेते हैं, सपोज ये ऊपर वाले फेस को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले फेस में क्या होगा, ये कॉर्नर पे होगा, फिर एक सेंटर पे एटम होगा और एक कैसे होगा, यही तो होगा। अगर एक फेस को कंसीडर कर लो, ऐसे होंगे एटम्स, ऐसे ही होंगे क्या? यस मैम। ठीक है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। सारे एटम सिमिलर हैं, कुछ अलग तो है नहीं, तो ये आर होगा, ये आर होगा, इसका मतलब 2r की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। a/√2। तो ये क्या आ जाएगा, एफसीसी में अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है वैल्यू? a = 4r/√2 या फिर a = 2√2r होता है। 4r = √2a होगा क्या, ये वाला अगर लगा लेंगे? यस मैम। तो अब आप निकाल लोगे 2r = √2a/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका इस फॉर्म में दिया हुआ, तो a/√2। ऑप्शंस इसमें दिए 2√2a, √2a, a/√2 और 2a, 4 ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या हो गया, a/√2। सबको क्लियर है? यस मैम। ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, बताया जा आंसर। इसके बाद अच्छा देखो, कभी कभी आपसे क्या करते हैं ना, पैकिंग फ्रैक्शन की बात हुई थी, है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग 3D में निकाल रहे थे, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमने कैसे निकाला था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही तो बोला था, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते थे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो देख लेते थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 एटम का वॉल्यूम ले लेते थे और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देते थे यूनिट सेल का, यही करते थे, प्रोसेस यही था। यस मैम। ठीक है, अब ये तो है पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि इसमें कितने में आपके एटम्स पैक हैं, कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसके अलावा जो खाली स्पेस होता है उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं ना। जैसे ये जो बीच बीच के स्पेसेस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। एम्प्टी स्पेस इन क्रिस्टल लैटिस, उसको क्या बोला जाता है, वॉइड बोला जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा करते हैं, वॉइड का परसेंटेज पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन पता है कि भाई कितने में पैक्ड है, तो वॉइड आप निकाल सकते हो क्या, वॉइड वॉइड परसेंटेज सीधे सीधे आपका 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। यस मैम। पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज, क्लियर? यस मैम। अब देखो, कभी कभी इन्होंने जेई में आपका 1D 2D में भी पूछ लिया है, पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लिया है, 2D में वॉइड्स पूछ लिया है, इस तरीके से। तो अगर 1D की हम बात करते हैं ना, 2D की बात करते हैं और 3D की बात करते हैं, तो 3D वाला तो हमने पहले ही सीख लिया, वही सेम टू सेम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये 3D के केस में पैकिंग फ्रैक्शन लेते हैं। जब 2D बोलते हैं तो 2D में हम लोग एरिया को कंसीडर करते हैं, और 1D जब लेते हैं तो इसमें लेंथ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अगर PF देख रहे हैं तो लेंथ occupied by atoms divided by total length of a unit cell। एरिया की अगर बात करो तो उसके टर्म्स में पैकिंग फ्रैक्शन 2D में अगर देखना है तो एरिया occupied by atoms divided by total area of a unit cell। क्लियर? ऐसे भी याद कर लो, PF इज इक्वल टू पार्ट ऑक्युपाइड बाय पार्ट अवेलेबल, जितना आपका अवेलेबल है डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर दो। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, ये भी किसी ईयर में आया हुआ है, मुझे ईयर याद नहीं। इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड इन अ बॉडी सेंटर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर आर, ऑप्शंस आपको दिए हुए, कुछ परसेंटेज दिए हुए, जैसे 32% एंड 48 एंड 40। ठीक है, हाँ आप बताओ। क्यूबिक क्लोज पैक्ड, देखो ये जो लिखा हुआ है ना क्यूबिक क्लोज पैक्ड, इसका मतलब क्या होता है? कौन सा यूनिट सेल है ये? सिंपल क्यूबिक। नहीं, सिंपल क्यूबिक होता तो लिखते क्यूबिक सीधे, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, क्यूबिक और उसके साथ क्लोज पैक लिख दिया ना, इसका मतलब ये है FCC, याद रखेंगे। 26 आ जाएगा। हाँ, ये कौन सा होगा? FCC। तो अब देख लो फ्री स्पेस कितना होता है, FCC में कितना होता है और इसमें कितना होता है। FCC में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 74। और कोई कंडीशन तो दी नहीं है, सिंपल बात पूछ रहे हैं। तो FCC में 74% अगर पैकिंग फ्रैक्शन है तो फ्री स्पेस कितना हो जाएगा, या वॉइड जिसको बोल सकते हो। 100 माइनस 74 तो ये 26 आ गया, है ना। और BCC में कितना होता है PF? BCC थोड़ी, हाँ BCC पूछा है ना, 68 होता है। 68% होता है, तो फ्री स्पेस कितना आ जाएगा? 32। 100 माइनस 68 32। तो जो आंसर इससे मैच करेगा वो बता देंगे। क्लियर? यस मैम। 26 आंसर क्या हो गया अपना?
अब देखो, पैकिंग packing of two-dimensional square unit cell shown below इस तरीके का दिया है। ये सर्कल्स आइडेंटिकल बनने चाहिए आइडियली, ठीक है, हमारे थोड़े आइडेंटिकल नहीं है, ऐसा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये जो लेंथ दिया है ये एल दिया है, जिसको हम लोग एज लेंथ ए मानते थे उसको इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब इसमें निकालना है आपको पैकिंग ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो, इसका मतलब आपको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन, लेकिन किस में निकालना है, 2D में। देख पा रहे हो, तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब हमें क्या देखना है, इसमें एरिया टोटल देखना है यूनिट सेल का, और अगर ऑक्युपाइड देख लें तो हमें पता लग जाएगा, यस और नो, यस मैम। ठीक है। अब देखो एरिया टोटल अगर हम देखें 10/9 तो एरिया टोटल तो आपका एल स्क्वायर हो जाएगा, यस मैम। 2D में देखना है तो उसी फेस का देखोगे आप। अब यहाँ पे अगर हम इनको देखें, पाइथागोरस, ठीक है, तो ये आपका आर आर, ये आपका एक है, और ये आपका आर आर, तो एरिया अगर देखो तो ये एक एरिया तो ये दिख रहा है आपको एक सर्कल का, ऑक्युपाइड अगर हम देखें तो एक तो सेंटर वाले का है, और बाकी आपको ये 1/4 1/4 दिख रहा है क्या, ये वाला इस यूनिट सेल में 1/4 1/4 दिख रहा है, यस मैम। और ऐसे हैं कितने, 4 है, एक का एरिया कितना होगा, πr² होगा क्या, और सेंटर वाले का भी यही होगा, πr², ठीक है। या अगर हम ऐसे देखें, सीधे सीधे सर्कल देख लें, 2D की बात हो रही तो एक सर्कल ये है, 1/4 1/4 1/4 मिला के कितने बन गए अपने, 2 सर्कल बन गए, तो 2 सर्कल के लिए अगर हम देखें तो 2πr² हो जाएगा। वैसे भी इतनी बात क्लियर है, यस। ऑक्युपाइड में तो ऑक्युपाइड आ गया 2πr², और आपका एरिया टोटल है L², तो आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यस मैम। अब L और R में क्या रिलेशन होगा देख लो आप, L और R में क्या रिलेशन होता है, मतलब इसकी अगर बात करें हम लोग पूरे इसकी, और इसकी 4r is equal to L√2 4r इज इक्वल टू L√2 L√2, ठीक है। तो L की वैल्यू आ गई आपकी 4r डिवाइडेड बाई, तो रख लेते हैं, अब सॉल्व कर लेंगे, यस मैम। ये पूरा ये 2 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 16r बन जाएगा क्या, 16r², r² से r² चला गया, 4 से 4 आ गया, π/4 आ गया, है ना।
और पाई बाई 4 होता कितना है वैल्यू, अगर इसको देखो तो 3.14 होती है, और इसकी 4 है, तो अगर इसको कट वट करोगे तो इसमें आंसर्स कुछ ऐसे दिए थे, 75 दिया था, 90 दिया था, 26, इस तरीके से आंसर्स दिए थे। तो मेरे ख्याल से ये 75 के आसपास आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नो मैम। अब देखो, BCC यूनिट सेल है। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। दो हैं, एक तो सिंपल वाला है, सिंपल का मतलब जिसमें जो सेंटर पे एटम है वो भी A है, और जो कॉर्नर पे एटम है वो भी A है। सारे एटम्स क्या हैं? A हैं BCC में। एक आपका ये है क्रिस्टल नंबर 1, और ये है सॉलिड नंबर 1, और दूसरा है सॉलिड नंबर 2। सॉलिड नंबर 2 में क्या है? सॉलिड नंबर 2 में कॉर्नर पे तो A ही है, लेकिन सेंटर पे आ जाता है एक एटम B। कॉर्नर पे सारे A, और सेंटर वाला जो एटम है वो क्या हो जाता है? B हो जाता है। यही डिफरेंस है दोनों में, सॉलिड 1 और सॉलिड 2, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन दी है, रेडियस ऑफ एटम B इज ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? B की जो रेडियस है वो A के ट्वाइस है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन दी हुई है, एज लेंथ ऑफ सेकेंड इज 50% मोर देन 1। सेकेंड की जो एज लेंथ है वो 50% ज़्यादा है किससे? 1 वाले से। अब आपको निकालना क्या है? निकालना है अप्रॉक्स पैकिंग फ्रैक्शन इन सॉलिड 2। देखो 1 में होता तो 1 में तो सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो आपको पता ही है कि बॉडी सेंटर्ड पे कितना होता है पैकिंग फ्रैक्शन? 68। हाँ 68 हो जाता आंसर, लेकिन इन्होंने सेकंड का पूछ लिया, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? हो गया इसका आंसर। हम्म मैम इसमें अगर अपन रिलेशन देखेंगे सेकंड वाले में, तो वो आ जाएगा 6R इज इक्वल्स टू A√3। 6 क्या कह रहे हो? 6R इज इक्वल टू A√3 if R is the radius of
ए एटम। अच्छा, इसमें आपने बी को भी इंक्लूड कर लिया। बी हाँ, बी को इंक्लूड करके ही तो 6R बी करा। को इंक्लूड। यस मैम। अच्छा, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय दैट, पीएफ निकालना है ना। मैम 6R समझ में नहीं आया। अरे उन्होंने क्या किया कि वो पूरी जो फेस सेंटर्ड में हम लोग क्या लेते हैं, सॉरी बीसीसी है ना, बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल लेते हैं ना, बॉडी सेंटर में उसको मान करके हम लोग इधर वाली लेंथ ए से रिलेट करते हैं, तो वो रिलेट करके इन्होंने कोई रिलेशन निकाला। लेकिन ऐसे पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालें? तो किसी मैम पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकलेगा। किसी और के पास कोई और आइडिया है? मैम पहले तो हम इन दोनों सॉलिड की जो एज लेंथ है उसमें रिलेशन लिख लेंगे ना, जो हाँ। हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है। हाँ, वो तो लिख लेंगे भाई। एज लेंथ आपकी सेकंड की 50% ज़्यादा है किससे? फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट की अगर ए मान लो तो सेकंड की क्या हो जाएगी? उससे 50% ज़्यादा है, इसका मतलब 3a/2 हो जाएगी क्या, या 1.5a बोल सकते हो। यस मैम। ये फर्स्ट की हो गई एज लेंथ और ये हो गई सेकंड के लिए। आप बताओ। और मैम ए होता है मैम, जो वो रिलेशन होता है 4R = √3a। हाँ, ये तो पहले में हम लगेगा। उससे ए पता चल जाएगा। ए क्यों पता लगाना? मैम ताकि हम ये सेकंड सॉलिड की जो 1.5a है उसमें पुट कर सकें। अच्छा, आयुष आप कैसे बता रहे थे कंबाइंड वे में? और किसी को कोई आइडिया हो तो बता दो। भाई आपको सेकंड वाले का निकालना है, तो सेकंड वाले में आपको क्या देखना पड़ेगा? सेकंड वाले में देखना पड़ेगा कितना ऑक्यूपाई हो रहा है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यही तो करना है अपने को। एज लेंथ मालूम है अपने को। सब लोग क्लास में हैं? मैम अगर अपन जो मैं बता रहा था, बताओ आयुष। आरजी, अभिनव, हर्षित, प्रणय, जितने लोग भी क्लास में हैं, प्रियांजल, अनुकृति, मीत, प्रांजल। मैम अगर हम A2 को A1 के टर्म्स में लिख लेंगे तो हम उससे हमारा वॉल्यूम निकलना इजी हो जाएगा ना। हाँ, वो तो लिखेंगे ही। आयुष कुछ शॉर्टकट बता रहा था। आयुष, या पहले लेंथी प्रोसेस से कर लें फिर शॉर्टकट से कर। मैम एक सेकंड, मेरा रिकनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर देंगे? क्या रिपीट करना है? क्वेश्चन? यस। क्वेश्चन, दो सॉलिड्स आपके गिवन है, दोनों BCC हैं। पहले वाले सॉलिड में कॉर्नर पे और सेंटर पे A है, और दूसरे वाले सॉलिड में कॉर्नर पे तो A एटम है लेकिन सेंटर पे B एटम है, और A और B की रेडियस में रिलेशन दिया हुआ है RB = 2RA, और दोनों की एज लेंथ में भी, दोनों सॉलिड की एज लेंथ में रिलेशन दिया हुआ है, और आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है सेकेंड सॉलिड का। ये है क्वेश्चन। अब मैं बताऊं? बताया जाए?
या आप लोग ट्राई करना मैम चाहते हो तो आप लोग बता दो। हाँ मैम अगर हम ये 4r इक्वल्स टू रूट थ्री ए वाले रिलेशन से a की वैल्यू 1.5 a में पुट करेंगे हम्म तो हमारे पास सेकंड सॉलिड की एज लेंथ और रेडियस हम्म में रिलेशन आ जाएगा। हम्म और मैम हमें वो गिवन भी है कि एक बार क्वेश्चन दिखाना। वो रिलेशन ए के ही इक्वल आ रहा है, मतलब जो जनरली हम देखते हैं जैसे। अच्छा, पूरा सॉल्व करने पे वो सेम आ रहा है। मैम इसमें गिवन है ना कि रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस हाँ ऑफ रेडियस हाँ, ऑफ रेडियस एटम ऑफ ए। ए। यस। हम पूरा सॉल्व करने के बाद में वो जो हमारा जनरल वाला होता है ना उसी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, करके देखें, मैंने भी करके देखते देखा हैं। है। हाँ, देखो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है हमको, किसका? सेकंड का निकालना है ना। तो वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम टोटल। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें कि भाई ए एटम का कंट्रीब्यूशन अगर बोलो, या इस यूनिट सेल में ए का जो के लिए जो जेड हम निकालेंगे, नंबर ऑफ ए एटम इन पर यूनिट सेल, दिस यूनिट सेल, तो वो 1 ही आएगा ना, क्योंकि वो कॉर्नर पे है। और अगर बी की Yes. बात करो तो बी सेंटर में है, तो ये भी केवल इसी में होगा, इसी यूनिट सेल में होगा, अगल बगल में तो कहीं होगा नहीं, कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो इसके लिए भी जेड 1 ही आएगा। तो नंबर ऑफ एटम इन सेकेंड यूनिट सेल ए का हो गया 1 और बी के लिए भी हो गया 1। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब दोनों अगर 1 एटम हो गए, एक एटम आपका ए का है, एक एटम आपका बी का है, यही कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम में। और वॉल्यूम टोटल अगर हम बोलेंगे तो इसकी एज लेंथ क्या है? 1.5 ए का क्यूब हो जाएगा, अगर पहले वाले के टर्म्स में हमने लिख लिया तो। यस मैम। इसका वॉल्यूम अगर देखो तो ये आएगा क्या? ये आएगा, स्फीयर ही तो है। यस मैम। ठीक है। अब आर ए और आर बी का रिलेशन हमें मालूम है, तो इसको हम आर ए के टर्म्स में लिख लें, आर बी को। यस मैम। इसको हम लिख देते हैं, क्या है? 2 आर ए है ना। 2r। और इसको अगर हम देखें, ए और आर ए का क्या रिलेशन होगा? ए और आर ए का मैम वो जो पिछली स्लाइड पे है उससे आएगा। ये वाला 4 आर ए इज इक्वल टू रूट 3 है। और मैम 1.5 a में पुट करेंगे। नहीं, ये तो हमने कर लिया ना, सीधे रिलेशन ये रख लिया ना, ये पहले वाले का ही लिख दिया हमने, पहले वाले के टर्म्स में सेकंड वाले को लिख दिया, तो दोबारा से लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, मुझे जो लगता है। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे ये रखें। अब आप बताओ, कोई गड़बड़ी है तो? क्योंकि यहाँ पे हमने 1.5 ए सीधे रख दिया ना, हमने सेकंड वाले की एज लेंथ को फर्स्ट वाले के टर्म्स में लिख दिया, फर्स्ट वाले की ए है, फर्स्ट वाले के टर्म्स में ही लिख दिया। हाँ ठीक है। अब ये खिचड़ी कौन सॉल्व करेगा? फोर बाई 3 पाई को बाहर ले लेते हैं, आर ए क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 आर ए क्यूब, तो ये आ जाएगा 10 आर ए क्यूब। यस और नो?
और 1.5 का क्या आता है? हम 9 9 आगे क्यों 9 ये आ गया ऊपर है ना, और नीचे वैल्यू क्या आ गई अपनी 1.5 का क्यूब कर दो, क्या आता है? इसका तो आ जाएगा 64 ना, 64 आर ए क्यूब, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3√3 ऊपर, और नीचे आ गया 64 आर ए क्यूब, और 1.5 का वो निकाला, मैं निकाला। मैम 1.5 को अगर हम 3/2 करेंगे तो कैलकुलेशन इजी है। 3/2 कर दे। अच्छा भाई 3/2 का क्यूब कर दे, ये उड़ा दे। सॉल्व करो इसको बच्चा पार्टी। ये तो पूरा कट जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा है ना, ये पूरा उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, क्या बचेगा? इसको अगर उड़ाओ तो यहाँ से ये √3 आ जाएगा, यही आ रहा है ना। ये आ रहा है। अब ये वैल्यू सॉल्व करो। देख लो कोई टर्म छूट जाएगा तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, कोई छूटा तो नहीं मेरे ख्याल से। 3.14 डिवाइडेड बाय क्या है 1.7 90 पॉइंट समथिंग है, 1.81 आ रहा है, और 90 पॉइंट आ जाएगा। ये आ रहा है 0.905, तो अगर परसेंटेज में देखोगे तो क्या आ जाएगा? क्लियर हुई बात क्या? यस मैम। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी होना चाहिए कि हम शॉर्ट वे में निकालें। मतलब मुझे लगी, हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। आप लोग की हो सकता है मैथ्स अच्छी हो तो आप लोग तेज़ी से कर लेते हो। क्या कहते हो आप लोग? मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत? कैलकुलेशन तो बड़ी थी मैम, बड़ी थी Calculation तो बड़ी। मतलब आपको भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही लग रही है। आयुष, आर्ची का तो आज मुंह बंद है, क्या बात है? माइक ऑफ है? आज बच्चा पार्टी बोल नहीं रहे, क्यों, क्या बात है? प्रणय के मैसेजेस आए हुए हैं। आर्ची क्यों नहीं बोल रही आज? आर्ची यस मैम। ये क्या बात है, माइक ऑफ है कि घर में पार्टी चल रही है इसलिए तुमने ऑफ कर रखा? पार्टी नहीं चल रही मैम, एक्चुअली मैंने अभी तो अच्छे से रिवाइज नहीं किया ये। अच्छा तो धीरे, तो माइंड में धीरे धीरे चल रहा है। हाँ मैम, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ, इसको आप लोग सोचना कि कुछ इसका कैलकुलेशन थोड़ा अपन कम कर सके, कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सके, सीधे सीधे है ना, कुछ ऐसा उसको सोचना।
मेरे को तो ऐसे ही आता था तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो अब इस तरीके से अगर मान लो जैसे यहाँ पे BCC दिया था, आप FCC दे दें या सिंपल वाले दे दें और उनकी एज लेंथ और ये सब डिफरेंस कर दें तो आप निकाल लेंगे आप लोग। यस मैम। यस मैम। मतलब रिलेट करना तो सीख गए ना कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है एग्जैक्टली। वॉइड निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें वॉइड निकालना होता तो कितना हो जाता, 9.5 हो जाता ना। यस मैम। 2D में कैसे निकालेंगे, 1D में कैसे निकालेंगे। ठीक, अब आज का जो पार्ट है ख़त्म हो गया। वॉइड वॉइड जो कराने थे इनका अभी आपको रिटर्न में जो है वो मैं दे दूँगी आपको, और कुछ और चीज़ें भी करानी है अभी इसमें। अब P ब्लॉक पूछ लिया जाए आपसे। यस मैम।